नमस्कार साथियों, आज हम लोग प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन जो चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें कल मैंने आपको बहुत कुछ जैसे कि आपको मैंने कचरा प्रबंधन के बारे में बता दिया था। ठीक है, आज उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न संसाधनों का जो प्रबंधन है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, विभिन्न संसाधनों का प्रबंधन के बारे में आज पढ़ेंगे। विभिन्न संसाधनों के प्रबंधन में जो पहला टॉपिक हम लोग का क्या है, विभिन्न संसाधनों का प्रबंधन ना, विभिन्न संसाधनों का प्रबंधन। संसाधनों के प्रबंधन जो है इसमें हम लोग कई प्रकार के संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें नवीकरणीय संसाधन भी होते हैं और अनवीकरणीय संसाधन भी होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के संसाधन बेसिकली होते हैं, एक तो नवीकरणीय और एक क्या होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो हमें विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन है उसके बारे में पढ़ना है। तो जो प्राकृतिक संसाधनें होती है ना, ऐसा नहीं है कि सभी के सभी संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध है वो बहुत अमाउंट में है, यानी कि असीमित अमाउंट में है, ऐसा नहीं है। उसका एक सीमा होता है ना, एक सीमित अमाउंट में वो हमारे पास में मौजूद है। जो चाहे आप कोयला की बात कर ले, पेट्रोलियम की बात कर ले, या फिर गैस की बात कर ले, या ड्रिंकिंग वाटर जो कि एक प्रकार का संसाधन है उसकी भी बात कर ले, या अदर और भी कोई भी संसाधन की बात कर ले, तो उसका भी एक भंडारण सीमित है, जिसका उपयोग हमें सोच समझ करके और आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें अगर संसाधन मिल गया तो उस संसाधन को जितनी मर्जी आए उतना इस्तेमाल करें। अगर ऐसा करेंगे तो वो संसाधन फिजूल में बर्बाद होता जाएगा और एक वक्त आएगा ऐसा जब वो संसाधन पूरी तरह से क्या हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, जिसके बाद हमारे आने वाली जो पीढ़ियां होंगी उन्हें उन संसाधनों का उपयोग करने के लिए भी नहीं बच पाएगा। तो इसीलिए जितने भी संसाधन है उसका इस्तेमाल हमें सोच समझ के करना चाहिए। और अगर हम लोग संसाधन का इस्तेमाल सोच समझ के करते हैं तो इससे यह भी फायदा है कि एक अगर सीमित मात्रा में करते हैं तो उससे पॉल्यूशन भी कंट्रोल में रहेगा, जिससे हमारे जो पर्यावरण है उसका गुणवत्ता अच्छा रहेगा, है ना, वो हम लोगों के लिए ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग पर्यावरण को संतुलित कर सकते हैं। तो ये हमें क्या था, विभिन्न संसाधनों का प्रबंधन कैसे करना है उसके बारे में। ठीक है ना, तो ये हो गया। उसके बाद जो है वन्य एवं वन्य जीव, वन्य एवं वन्य जीव। ठीक है, वन्य एवं वन्य जीव के बारे में। ठीक है, वन्य मतलब जंगल, ठीक है ना, वन्य मतलब जंगल, और वन्य जीव जंगल में रहने वाले जो जीव हो गए उसे हम लोग वन्य जीव कहेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों में वन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है ना, ये हमारे आर्थिक विकास के साधन, ये हमारे आर्थिक विकास के साधन भी हैं। इसके अलावा जो प्राणी हैं, जो वन्य में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उनके अस्तित्व का भी कारण कौन है, तो वो वन ही है। ठीक है ना, अर्थात वन्य जो है हमारे लिए एक तो संसाधन और दूसरा उसमें रहने वाले जो भी जीव जंतु उनका आवास, उनका भोजन, उनका हर प्रकार का जो जरूरत है उसी से उपलब्ध होता है। ठीक है, वन जो है एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। वन क्या है, तो वन नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन है ना, नवीकरणीय संसाधन। अच्छा, संसाधन मैंने दो प्रकार के बताए, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। तो आगे चल के इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी समझिए कि नवीकरणीय क्या है। वन एक नवीकरणीय संसाधन है, इसका मतलब है कि वन कभी नष्ट नहीं हो सकता। अगर जंगल से हम लोग पेड़ काटते हैं और उसकी जगह पे दूसरे पेड़ को लगा देंगे तो वैसे का वैसा एज इट इज बना रहेगा। ठीक है ना,
इस प्रकार से वन्य कभी खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन अगर अत्यधिक हम लोग जंगल का दोहन करें, कटाई करें, है ना, तो उससे भी जंगल खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जंगल एक बार खत्म होगा तो दोबारा हम उसे लगा नहीं सकते, उसे हम लोग दोबारा लगा सकते हैं। तो जिसके खत्म होने के बाद पुनः प्राप्ति की जा सकती है, वैसे संसाधन को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है। दूसरा, अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो एक बार खत्म हो जाने के बाद उसकी प्राप्ति पुनः नहीं की जा सकती है। उन संसाधनों को हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे वन का महत्व। ठीक है ना, वन का महत्व, वन का महत्व। देखिए, वन जो है कई मायनों में हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये पर्यावरण के सुरक्षा के साथ साथ मनुष्य की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कराती है ना। जैसे कि मनुष्य का क्या क्या आवश्यकता हो सकता है, तो आवास निर्माण यानी मकान के निर्माण के लिए हो सकता है, ईंधन के लिए हो सकता है, जल के लिए भी हो सकता है और भोजन के लिए भी। अच्छा, इसमें ईंधन तो अब समझ में आ गया होगा। आवास के लिए लकड़ी हमें मिल जाती है, घर बनाने के लिए लकड़ी जो आएगी वो जंगल से आएगी। ठीक है। ईंधन जलावन के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है। इसमें एक बात और लिखा, जल। तो आप लोग को लगता है सर जंगल से जल कैसे मिलता है? देखिए, जंगल से जल नहीं मिलता। जंगल जितने ज्यादा होंगे यानी कि पेड़ पौधे जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा बारिश का आसार होगा, यानी कि बारिश की संभावना उतना अधिक होता है। तो हमारे यहाँ जो वाटर का मेन जो सोर्स होता है वो बरसात है, यानी कि वर्षा है। और वर्षा को मुख्य रूप से आकर्षित कौन करता है? तो जंगल करता है। इसलिए जंगल क्या है? तो हम लोगों के लिए जल का एक मुख्य स्रोत है। ठीक है। और अगला, भोजन। तो देखिए, जंगल में कई प्रकार के फल फूल पाए जाते हैं, हम लोग उस जंगल के अंदर खेती भी कर सकते हैं, तो भोजन की भी प्राप्ति हो जाती है। दूसरा नंबर, पेड़ पौधे जो होते हैं वह जड़ों को, है ना, वन के महत्व में पहला नंबर तो हो गया कि हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करता है और हमें हमारी जरूरतों का सामान मिल जाता है। दूसरा नंबर में है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं कि मिट्टी को अपने जड़ों से जकड़ के रखते हैं। इससे क्या होता है कि जब कभी तेज बरसात होती है या तेज आंधियां चलती है जिसकी वजह से मिट्टी का बहाव होता है, मिट्टी का कटाव होता है, यानी कि मृदा अपरदन होता है ना। मिट्टी कट करके एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इस कंडीशन में अगर पेड़ पौधे ज्यादा होंगे या जंगल होंगे तो वो उनकी जड़ें जो होंगी मिट्टी को पकड़ के रखेंगी। इससे क्या होगा कि अगर तेज बारिश हो या फिर तेज आंधी चले तो भी मिट्टी का कटाव नहीं होगा, है ना। हल्का फुल्का होगा लेकिन ज्यादा मिट्टी का कटाव नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग भूमि संरक्षण भी कर सकते हैं, यानी कि भू संरक्षण कर सकते हैं, मिट्टी के अपरदन को रोक सकते हैं। तो ये दूसरा नंबर इसका हो गया। तीसरा नंबर, जल चक्र की जो पुनरावृत्ति है उसमें ये सबसे बड़ा जंगल का महत्व होता है, वनों का महत्व होता है। कैसे? जैसे जल चक्र में होता क्या है, देखिए होगा क्या कि जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी से पानी ले लेगी, पानी लेके ये पौधे के पत्तियों तक पहुंचाएंगी। जब सूर्य का धूप पड़ता है तो पत्तियों से पानी जो होता है वो वाटर वेपर के रूप में ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पे इससे क्या बन जाएगा? क्लाउड बनेगा, यानी कि बादल बनेगा। और फिर वो बादल जब ठंडा होगा तो फिर से वो बरसात के रूप में क्या होगा? नीचे पानी गिरेगा। तो ये एक कंटिन्यूटी ऐसा चलते रहता है। ठीक है ना, ये कंटिन्यूटी ऐसा चलेगा। तो जंगल का जो है वो जल चक्र में भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है ना। चौथा नंबर कि वनों द्वारा वर्षा की मात्रा में वृद्धि भी होती है। जितने ज्यादा जंगल होंगे बरसात होने के चांसेस उतना ज्यादा होगा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे के कारण ही जब वहां पे वाटर वेपर होता है पेड़ पौधे से तो वो वहीं पे क्लाउड बनाता है और वहीं पे ठंडा होकर के बरसात का भी
आसार बनता है। तो ये हो गया आपका। फिर है कि वनों के द्वारा जो वातावरण है उसके ताप में कमी लाना। होता क्या है कि जब पेड़ पौधे जब दिखोगे तो इससे जो वाटर वेपर निकलेगा तो उससे आसपास का इन्वायरमेंटल पानी के भाप की वजह से ठंडा हो जाएगा, तो वहां का तापमान भी नीचे रहेगा। आप महसूस करते होंगे गर्मी के दिनों में कि अगर गर्मी के दिनों में पेड़ के नीचे आप बैठते होंगे तो आपको ठंडक महसूस होती होगी। इसका रीजन यही है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो वाटर को वेपर के रूप में छोड़ते हैं और वो आसपास के इन्वायरमेंटल में मिलकर उस इन्वायरमेंटल को ठंडा कर देता है, जिसकी वजह से वहां का तापमान कूल डाउन हो जाता है, यानी कि नीचे की ओर आ जाता है। तो ये 5वां नंबर था। छठा नंबर क्या है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को भी संतुलित करने का काम करते हैं। जैसे हम लोग क्या है तो CO2 छोड़ते हैं, पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और वो लेते क्या है तो हमारे द्वारा जो छोड़ा गया CO2 होता है और हम लोग क्या लेते हैं तो ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से पेड़ पौधे हमारे द्वारा छोड़ा गया CO2 लेते हैं और हम लोग उनके द्वारा छोड़ा हुआ ऑक्सीजन लेते हैं। इस प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो दोनों के दोनों क्या होती है तो मेंटेन होती है। अगला है कि वनों के ह्रास होने से कई प्रकार की जो प्रजातियां हैं, जानवरों की प्रजातियां हो गई या कोई पशु पक्षी की प्रजातियां हो गई, वो क्या हो रही है तो विलुप्त हो रही है। तो उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए जितना ज्यादा जंगल रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। उससे क्या होगा कि उनकी प्रजातियां विलुप्त नहीं होंगी, वह अपने आवास में अपने प्रवास में सेफली रह सकते हैं। 8वां नंबर में है कि वनों से हमें कई प्रकार की औषधियां, गोंद, रेजिन, रबर और तेल, है ना, एल्केवाइड्स इत्यादि की भी प्राप्ति होती है। कई प्रकार की तो ऐसे दवाइयां होती है जो जड़ी बूटी से ही मतलब पेड़ पौधे से ही प्राप्त होती है, जिसे हम लोग जड़ी बूटी कहते हैं, है ना। हम लोग जो घर में इस्तेमाल करते हैं रबर, ठीक है ना, वो रबर एक पेड़ जो होता है ना रबर का, उसी से, तो वो भी एक प्रकार का जंगल ही हो गया, तो उससे प्राप्त होता है। रेजिन हो गया, गोंद हो गया, ये सब जंगल से हमें मिलती है। इसके अलावा वनों जो है वो पशुओं के चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है ना। जहां जंगल होता है वहां पे पशु को चराने के लिए अलग से चारागाह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस जंगल में छोड़ दीजिए, पशु आराम से चर लेंगे, तो ये भी फायदा ही होता है। एंड 10वां नंबर, लास्ट जो नंबर है वो है कि पेड़ों जो वनों में पेड़ गिरने वाले होते हैं, ठीक है ना, और पेड़ों से गिरने वाले जो पत्ते होते हैं उनकी कोमल डालियां जो होती है वो सड़ गल करके ह्यूमस का निर्माण करती है, जिससे कि मिट्टी में उर्वरक शक्ति बढ़ती है और वही उर्वरक शक्ति हमारे फसलों को भी अच्छा करती है। तो इतने सारे कुल मिलाकर के 10 जो महत्व है, कितने 10 महत्व हैं जंगलों के, पेड़ पौधों के, ठीक है, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए है, ठीक है ना। इसलिए जंगल की कटाई कम से कम हो, जितना ज्यादा हो सके पेड़ पौधों के लगाएं। आज के डेट में जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है वो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पेड़ों की कटाई की वजह से ही आ रही है, क्योंकि आज के डेट में जंगलों को काट करके उसके जगह पे फैक्ट्रीज, मकान, घर, रोड, रेल लाइन और कई प्रकार की चीजें बनाई जा रही है, जिसकी वजह से जंगलों की जो मात्राएं हैं, जो क्षेत्र है वो सीमित होते जा रही है, यानी सिकुड़ते जा रही है। और इन वजहों से पोल्यूशन भी फैल रहा है, फैक्ट्री से पोल्यूशन फैल रहा है, वाहन से पोल्यूशन फैल रहा है, तो पोल्यूशन भी फैल रहा है और जंगल भी कम होते जा रहा है। इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या अत्यधिक होते जा रही है, ठीक है ना। अब कि वन क्षेत्रों में कमी के जो प्रमुख कारण है वो कौन कौन से हैं। देखिए, शताब्दियों से वन सिकुड़ते जा रहे हैं, शताब्दी मतलब 100 वर्ष पहले से, ठीक है ना। क्या होते जा रहे हैं कि वन जो है वो सिकुड़ते जा रहे हैं। क्यों सिकुड़ते जा रहे हैं?
अभी मैंने बताया कि उसका बेसिकली जो रीजन है वो औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, ठीक है ना। आदिकाल में जो वनवासी होते थे वो जंगलों में रहते थे, जंगल उनका आवास स्थान था, जंगल से वो ईंधन प्राप्त करते थे, भोजन प्राप्त करते थे। इट मीन कि वो अपने जीवन यापन के लिए जंगलों पर ही निर्भर रहा करते थे, ठीक है ना। लेकिन जिस प्रकार से जनसंख्या की वृद्धि हुई, जनसंख्या में वृद्धि होते गई अनियमित रूप से, ठीक है ना। स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या में काफी तेजी से वृद्धि हुई। स्वतंत्रता जब हम लोग आजाद हुए उस समय और अभी के डेट में अगर देखा जाए तो इन 75-78 इयर्स में जो जनसंख्या है काफी ज्यादा बढ़ चुका है, कई गुना तेज रफ्तार से बढ़ा है, ठीक है ना। जिसकी वजह से शहरीकरण, औद्योगिकीकरण तथा विकास के कार्य में लकड़ी की मांग जो है वो बढ़ते जा रही है। और इस प्रकार से लकड़ी की जो मांग में वृद्धि हुई है, जिस हिसाब से मांग बढ़ी उस हिसाब से हम लोग पेड़ों को काटना शुरू कर दिए। जब पेड़ों को काटना शुरू किए तो ऑटोमेटिकली है कि हम लोग जंगल से ही पेड़ को काटेंगे, तो जंगल से पेड़ कटने के साथ साथ जंगल सिकुड़ता चला गया, ठीक है ना। इसके अलावा खेती के लिए, मकान के लिए, खनन के लिए, बांध बनाने के लिए और कई प्रकार के निर्माण के लिए वनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ठीक है ना। हमारे देश में कई कारणों से जंगल की कटाई होती है। अगर बात की जाए भारत की तो क्या है, पहला तो वन जो विभाग होता है, ठीक है ना। वन विभाग राजस्व वसूलने की जो नीति है उसकी वजह से, औद्योगिकीकरण के रूप में जंगलों को जो पेड़ है उसकी कटाई, कागज के निर्माण के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं, ठीक है ना। तो इन सब वजह से जंगल क्या होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं, यानी उनके जो क्षेत्रफल है वो कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि वन प्रबंधन के प्रयास, वन प्रबंधन के प्रयास, ठीक है ना। वन प्रबंधन के प्रयास देखिएगा, बेसिकली जो वन होते हैं, जो जंगल होते हैं, उनको हमें बचाना बहुत अति आवश्यक है अभी के डेट में। तो उसके लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं कि जंगल बचा रहे, आने वाले जो पीढ़ी है उन्हें भी देखने को मिले, ठीक है ना। तो जो हमारी आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए अन्य पौधे और प्रजातियों की जो तमाम विविध प्रजातियां पाई जाती है उनको संरक्षण करना हमारा दायित्व है, ना कि उन्हें नष्ट करना, ठीक है ना। भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति बना करके, घोषणा करके वन संरक्षण का प्रयास भी किया है, जिसमें पहला नंबर क्या है, तो पहला नंबर इसके अंतर्गत यह है कि जो बचे हुए अभी भी जो जंगल हैं, सबसे पहले उन वन क्षेत्रों को संरक्षित किया जाए, यानी कि बचाया जाए। जो कट गए वो कट गए, जो बचे हैं उसे अब नहीं कटने दिया जाए। इसके लिए कई प्रकार के नियम कानून भी बनाए गए हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग जंगलों को काटते हैं यानी कि वनों की कटाई करें तो विवेकपूर्ण तरीके से करें। कैसे, जो पेड़ सूख गया यानी कि जो पेड़ मर गया केवल उन्हीं की कटाई करें, और अगर उस पेड़ को काट रहे तो उसके जगह पे 1 या 2 नए पेड़ भी लगा दिया जाए। इससे क्या होगा कि जंगल कटेगा भी नहीं और बढ़ते भी चला जाएगा, यानी अपने अस्तित्व में कायम रहेगा। दूसरा नंबर। तीसरा है कि जो बंजर या परित भूमि है, जो खाली भूमि है, जो बंजर हो चुकी है, जिसपे कोई फसल नहीं हो रहा या हम लोग कोई खेती नहीं कर पा रहे, उस जगह पे, उस खाली जमीन पर भी हम लोग जंगल लगा सकते हैं, यानी कि जंगल, उसमें पेड़ पौधे लगा दे तो जंगल बन जाएगा, वृक्षारोपण कर दे, ठीक है। तो ऐसे कार्यक्रमों का भी संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि सब जनता की जागरूकता, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज है कि कहीं भी अगर जंगल को बचाना है तो सबसे पहले
जनता को जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, हम लोग सरकार कुछ भी प्रयास कर ले जंगल को बचा नहीं पाएंगे। तो जनता को जागरूक करना भी जरूरी है। नेक्स्ट, जो ग्रामीण क्षेत्र है उन क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्र को लगा करके, ठीक है ना, और बायोगैस संयंत्र जब लगाएंगे इससे क्या होगा कि जलावन के लिए लकड़ी काटना लोग बंद कर देंगे। अगर लकड़ी कटना बंद हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में तो भी जंगल का संरक्षण हो सकता है। नेक्स्ट, रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करा करके भारत सरकार ने इसके अंतर्गत कई प्रकार की योजनाएं चलाई है जिससे कि गैस का वितरण आसानी से हो सकता है, ठीक है ना, जिसमें कई प्रकार के नाम हम लोग सुनते हैं, जिसमें एक जो है आपका उज्ज्वला योजना, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने गरीब से गरीब परिवार को भी गैस का कनेक्शन आज के डेट में दे दिया है, ठीक है ना। तो ये हो गया। बांधों एवं तटबंधों को वनाच्छादित करके जो बांध है, जो तटबंध है, उसके ऊपर पेड़ लगा देंगे। इससे दो फायदे, एक तो बांध नहीं टूटेगा, तटबंध नहीं टूटेगा, क्यों? क्योंकि उसकी जो जड़ें होंगी मिट्टी को पकड़ के रखेगी, और दूसरा कि उस पे पूरे जंगल हो जाएंगे, है ना, यानी कि पर्यावरण में संतुलन आ जाएगा। नेक्स्ट, स्वयंसेवी जो संस्था होती है जो कि वनों को संरक्षण के लिए काम करती है, उन संस्थाओं को प्रोत्साहन दे करके हम लोग जंगल को बचा सकते हैं, क्योंकि जो स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं वह ज्यादातर लोगों के साथ आसपास से कनेक्टेड होती है ना। जो आसपास के लोग होती है ना, जो लोकल लोग होते हैं उनसे कनेक्ट होते हैं, उन्हीं के बीच के होते हैं वो लोग। तो वो लोग लोगों को ज्यादा, लोगों के बारे में ज्यादा से जानते हैं और सोच समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। तो स्वयंसेवी संस्था को अगर प्रोत्साहन दिया जाए तो जंगलों की कटाई को बचाया जा सकता है, ठीक है ना। अभी इसमें कि आजकल जो सरकारी कार्यक्रम के अनुसार सड़कों, राजमार्गों और जो रेल लाइंस होती है उसको किनारे किनारे, है ना, आप देखे हो कि जब नई सड़क बन रही हो, रेलवे लाइन बन रहा हो, ठीक है ना, राजमार्ग बन रहा हो, तो उसके किनारे पेड़ लगाए जाते हैं, है ना। क्यों? इससे हमारा पर्यावरण क्या रहेगा? शुद्ध रहेगा, एवं जो वन है उसकी आवश्यकता की पूर्ति भी होती रहेगी, ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहेगी, है ना। तो इन सभी को इकट्ठा करके, मिला जुला करके हम लोग वन को बचा सकते हैं, संरक्षित कर सके। इसके लिए हाल ही में जो भारत सरकार है ना, वो वन संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है, एक लेडीज का नाम है अमृता देवी बिश्नोई, ये बिश्नोई समाज से आती है, ठीक है ना। तो अमृता देवी बिश्नोई की याद में अमृता देवी वन संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा भी की है, ठीक है ना। 3 सदी पूर्व, ये कब की बात है? तो 3 सदी, आज से लगभग 300 साल, 3 सदी बोला ना तो 300 साल के आसपास की बात है, ठीक है ना। पहले की बात है कि राजस्थान का एक ग्राम है, एक जगह है खेसरी करके, ठीक है ना। उस खेसरी नामक ग्राम में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, ठीक है, जो अमृता देवी थी वो, उन्होंने क्या किया, जो कि बिश्नोई समाज से आती थी, बिश्नोई समाज की महिला थी, उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ से चिपक गए थे, है ना, ताकि पहले उन्हें काटा जाए तब जाकर के पेड़ को काटा जाए। इसके अनुसार उस टाइम में हुआ क्या कि जो पेड़ काटने वाले थे उन्होंने यह भी नहीं देखा कि उससे कोई लिपटा हुआ है, उन्हें छोड़ दे या नहीं, उन्होंने डायरेक्ट आड़ा चला दिया। और अमृता देवी जैसी कई सारी महिलाएं, पहले तो अमृता देवी और उनके जैसी कई सारी जो महिलाएं हैं वो पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान भी निछावर कर दिए थे, ठीक है ना। और ये ऐसा इसलिए था कि वो जो एरिया था खेजरी का, वो पूरी तरह से जंगल छादित था, और वहां के जो लोग थे, लोकल लोग जो थे, वो जंगलों पर ही आश्रित थे, इसलिए वो जंगल को बचाना चाह रहे थे, ठीक है ना। तो अमृता देवी बिश्नोई की याद में, उनके स्मरण में हम लोग अमृता देवी वन संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार की भी घोषणा की गई है, ठीक है। ये सरकार के द्वारा ऐसा किया जा रहा है ताकि जंगलों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके।
अगला है कि जो गैर सरकारी संस्था है, ठीक है ना, उनके भी प्रयास होने बहुत जरूरी है। यानी कि सरकार तो अपना प्रयास कर ही रही है, उसके अलावा जो सरकार की जो अलग से जो बॉडीज होती है, जो गैर सरकारी है, सरकारी नहीं है, वह भी प्रयास करती है जंगलों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बिगड़ते हुए संतुलन को सही करने के लिए, ठीक है ना। स्वयंसेवी संस्था इसमें काम करती है, ठीक है। तो आजादी के बाद से देश में कार्यरत जो स्वयंसेवी संस्था है, वह सरकार और समाज की ओर से काफी प्रोत्साहन दिया गया उनको, ताकि वो आगे कई प्रकार के कार्यों को कर सके। ये जो संस्था है पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष रूप से आज के डेट में योगदान दे रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पर्यावरण से संबंधित और भी चर्चाएं करेंगे, ठीक है। थैंक यू।